बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन बड़ा प्यारा है, गरीबों की ईद यानी जुमा। आप लोग जुमा अदा कर चुके होंगे। आप सबको एक बार फिर जुम्मा मुबारक और अल्लाह पाक आप लोगों की वो अर्जियां जो आज आपने डाली, जो दरखास्तें की, उनको अपनी बारगाह में जल्द अज जल्द कबूल फरमाए। कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, आपको बताया ये बैठक है, ये गपशप है, आप शामिल हो जाते हैं। 1500 से 2000 अफराद इस बैठक में शिरकत करते हैं, सुनते हैं, बाज़ औक़ात कमेंट भी करते हैं। मैंने तो पहले भी बताया है, कमेंट किया करें ताकि हमारी जो है वो गपशप चलती रहे। बहरहाल आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप अपने इर्द गिर्द इतनी टाइट सिक्योरिटी कर लेते हैं कि आपको अपने साय से भी डर लगता है, तो फिर क्या होता है। दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर की आपको कहानी सुनानी है जो दिलचस्पी से खाली नहीं होगी, और हम मुआवजा करेंगे जनरल आसिम मुनीर के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इब्लीस के हवाले कर दिया है। देखने में तो यही लगता है, लेकिन हारून रशीद साहब कहते हैं कि ये जो मखलूक है ना, ये अल्लाह पाक का कुंबा है, तो वो अपने कुंबे को एक मखसूस मुद्दत के लिए भेड़ियों के हवाले करता है। मैंने सुबह भी कहा था कि जो है अल्लाह के निश्तर हैं, तैमूर हों या चंगेज, तो क्या अल्लाह पाक ने हवाले कर दिया है, इस पर कुछ बात करेंगे। फिर आज आपको यामागोची का किस्सा सुनाऊंगा। यामागोची दुनिया का सबसे मुनफरिद शख्स था। ये कौन था, इसके साथ क्या हुआ, और पाकिस्तानियों का यामागोची की जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक बनता है 78 साल से, ये आपको बताऊंगा। फिर हमें एक फैसला पड़ा है 1 करोड़ रुपए में। आज रिटायर होने वाले पंजाब या लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की आपको खबर सुनानी है कि उन्होंने एक फैसला 1 करोड़ में किया और उनकी तकरीबन जो है अब 20 लाख हमें पेंशन पड़ेगी। उन्होंने 12 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई। लेकिन आज सबसे पहले खराज तहसीन पेश करना है जो मेरे जैसी जनरेशन है, या जो मुझसे बुजुर्ग हैं, जो मुझसे बड़े हैं। एनालिटिक्स शो करते हैं कि मेरे जो है वो ज्यादातर व्यूज वो बुजुर्ग हैं। मैं बिल्कुल अपने वालिदैन की तरह उनकी इज्जत करता हूं, उनकी कदर करता हूं कि वो मुझ नाचीज को सुनते हैं। उनका अपना इतना तजर्बा है, उन्होंने दुनिया देखी है, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, कई लोग पाकिस्तान में भी होते हैं। तो उनकी याद ताज़ा करने के लिए मैंने कहा कि आज स्पेशल चीज आपके सामने पेश करूं, और वो ये है कि मर्द के कपड़ों में औरत की सफाई दिखाई देती है। मर्द के कपड़े अच्छे हों, साफ सुथरे हों, तो कमाल किसका होता है, औरत का। उसके बाद औरत के लिबास में मर्द की मर्दानगी जाहिर होती है। अब ये जो समझने वाले हैं, जिन्होंने ये दौर गुजारा है, वो अच्छी तरह समझ लेंगे। और लड़कियों के लिबास में मां के अखलाक नजर आते हैं। हम मोहब्बत, रवादारी, वफादारी, एहतराम और तमाम आला अकदार पर पली हुई नस्ल हैं। हम उन मर्दों और औरतों के दरमियान रहते थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ताल्लुकात और एहतराम में महारत हासिल की थी। उन्होंने अदब नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें अदब सिखाया। उन्होंने फितरत के कवानीन और बायोलॉजी का मुताला नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें शाइस्तगी का फन सिखाया। उन्होंने रिश्तों की एक भी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन अच्छा सलूक और एहतराम सिखाया। उन्होंने मजहब का गहराई से मुताला नहीं किया, लेकिन हमें ईमान का मफहूम सिखाया। उन्होंने मनसूबा बंदी का मुताला नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें दूर अंदेशी
सिखाई। हम में से अक्सर को घर में ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हम वो नस्ल हैं जो घर के सहन में बिजली बंद होने पर सो जाते थे। हम आपस में एक दूसरे से बात करते थे मगर एक दूसरे के बारे में बातें नहीं करते थे। मेरी दिली मोहब्बत और तारीफ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें ये सिखाया कि वालिदैन की इज्जत होती है, उस्ताद की इज्जत होती है, महल्लेदार की इज्जत होती है और दोस्ती की इज्जत होती है। हम सातवें पड़ोसी की इज्जत करते थे और भाई और दोस्त के साथ इखराजात और राज बांटते थे। उन लोगों के लिए जिन्होंने वो खूबसूरत लम्हात गुजारे और उस नस्ल के लिए जिसने हमें परवरिश और तालीम दी। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप में से जो जिंदा हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हिफाजत और सेहत अता फरमाए और जो हमें छोड़कर इस दुनिया फानी से चले गए हैं उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। अल्हुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया अदा करना था अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने बुजुर्गों का, अपनी माओ का, बहनों का, जिन्होंने हमें ये सिखाया और हमने एक गोल्डन एज गुजारी, एक सुनहरी दौर गुजारा। अब आते हैं गंद पे, जिस गंद में हम हाथ मारते हैं, जिसका हमें सामना है, यानी खबरें और फिर पाकिस्तान के हालात। रात को आपने या कल आपने वाकया सुना कि इसहाक डार के नवासे ने क्या किया। बाहर से आई हुई दो खवातीन से, एक का ताल्लुक हॉलैंड से था और एक का ताल्लुक वेनेजुएला से था। यकीन करें कि मैंने FIR पढ़ी है, FIR अंग्रेजी में है, उसमें से कुछ भी मैं आपको नहीं बता सकता कि दो खवातीन के साथ जो इन भेड़ियों ने किया, जो इन दरिंदों ने किया, और ये इन दो खानदानों का ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो शरीफ खानदान हो चाहे वो जरदारी खानदान हो। इन्होंने किस तरह, कहते हैं यहां सरमायाकारी है। अब हॉलैंड में पता चला होगा, चलो वेनेजुएला तो हमारी तरह का मुल्क है, हॉलैंड तो आप जानते हैं यूरोप में उसका क्या मकाम है। और अगर हॉलैंड इन्वॉल्व न होता और अगर हॉलैंड की एम्बेसी इन्वॉल्व न होती तो ये पी जाते। ये तो बंदे पी गए हैं, पूरे पूरे बंदे पी गए हैं, ये तो पूरे पूरे खानदान पी गए हैं। मॉडल टाउन याद नहीं है, वो हामला और तो याद नहीं है, पी गए। किसी का कुछ बिगड़ा, ये पी जाते हैं। ये तो हॉलैंड की जो है ना वो खातून थी और एम्बेसी ने डंडा चाड़ा, और आपको पता है कि गोरों के सामने ये मुर्गे बनते हैं। अगर हॉलैंड की खातून न होती तो ये निकल गए थे। एक और बात अभी आपको बताऊं, खुरा उधर ही जाएगा, ये ध्यान में रखें। खुरा जिधर जाना चाहिए उधर ही जाएगा। बॉस का नाम आ रहा है, सिर्फ बॉस, BOSS, अभी उसका नाम या पहचान जाहिर नहीं हो रही। ये साका जो है, साका डॉलर, इसका नवासा तो है ही है, बॉस भी है इसमें। अब बॉस कौन है वो मेरा ख्याल है पता नहीं चलेगा, जाहिर है वहां पे पर जलते हैं। हम अगली खबर पे चलते हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात वो जारी रहेंगे दोहा में, कतर में। उनमें तातुल आया है क्योंकि सैयद अली खामेनाई वो जो है उनकी तदफीन होनी है, सुनह फजर के बाद उनकी तदफीन होगी। दुनिया के बहुत बड़े इज्तिमात में से एक इज्तिमा ये होगा, इसमें लाखों लोग शरीक होंगे, मजहब, रंग और नस्ल से हटकर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद वहां पे पहुंच रहे हैं, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। एक बात की समझ नहीं आई कि जो पाकिस्तानी जा रहे थे तो वो दांत क्यों निकाल रहे थे, यूसुफ रजा गिलानी क्यों दांत निकाल रहे थे, इस बात की समझ नहीं आई। बहरहाल ये बहुत बड़ा जनाजा होगा और मुज़ाकरात उसके बाद जो है वो शुरू होंगे। हमले के बारे में जो है ना स्पेकुलेशंस हैं कि जनाजे पे हमला हो सकता है। ईरान ने वार्न किया है कि 2 बार सोच लें, अगर हमला हुआ तो फिर ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। और मेरा ख्याल है कि ईरान ठीक कह रहा है कि अगर हमला हो गया खुदा न खास्ता तो ये दुनिया फिर रहने के काबिल नहीं रहेगी। फिर जो कसर छोड़ी है ना ईरान ने वो पूरी कर देगा।
अगली खबर पे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट साहब हैं, ये चेयरमैन हैं नैब के, और ये कह रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना जी, वो अच्छी हुक्मरानी के रास्ते में रुकावट है। ये मुझे कह रहे हैं, महमूद न्यादी को कह रहे हैं, इसके अलावा मेरे दोस्त हैं शुएब भाई, उनको कह रहे हैं, इटली वाले जो है ना वो बाबा हैं अहमद बाबा, उनको कह रहे हैं, कुछ दोस्त और भी हैं, ये उनको कह रहे हैं। ये शरीफ खानदान को, ये जरदारी खानदान को नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, वो खुद कह रहा है मोहसिन नकवी के 100 अरब डॉलर निकल गया 3 साल में। तो बहरहाल ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब हमें बता रहे हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग जो है नहीं करनी। मैंने कल 15 रुपए मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश की तो बैंक ने इनकार कर दिया। अगली खबर पे चलते हैं। मुज्तबा खामेनाई सैयद, ये जो है वो शिरकत नहीं करेंगे आखिरी इतला तक अपने वालिद साहब की आखिरी यानी तजहीर तकफीन में, जनाजे में, क्योंकि उनको मना कर दिया है सिक्योरिटी ने कि वो जनाजे में शिरकत न करें। लेकिन बाज लोग कह रहे हैं कि हो सकता है एंड टाइम पे ये आ भी जाएं। बहरहाल उसके बाद इकोनॉमिस्ट क्या कहता है? इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो नशर के वस्ता है, यहां पे जो है वो नई खींचातानी शुरू हो गई है। इजराइल ने भी इस पे तहफुजात का इजहार किया है। एक दफाई मुआहदा वो कागजों पे मौजूद है, उसकी क़यादत करेगा सऊदिया, उसमें शामिल होगा पाकिस्तान, उसमें शामिल होगा मिस्र और उसमें शामिल होगा तुर्की। तुर्की और इजराइल की खींचातानी जो है वो शुरू है और इजराइल ने कहा है कि वो इस मुआहदे को मंजूर नहीं करेगा। असल वजह यह है कि इजराइल इतराज कर रहा है कि शाम में जो तुर्की की बढ़ती हुई मुदाखलत है उस पे हमें तशवीश है। वैसे तो तुर्की ने जो है वो इजराइल को तस्लीम कर रखा है और तुर्की में सफारतखाना भी है इजराइल का, लेकिन ये मामला जो है इजराइल इसको अच्छी नजरों से नहीं देख रहा। क्या अल्लाह पाक ने जो है वो पाकिस्तान को, वतन अजीज को इबलीस के हवाले कर दिया है? 1 साल होने को आया, इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं, पीटीआई क़यादत कंप्रोमाइज्ड हो चुकी, बिक चुकी या खौफजदा होकर उज़्वे मुअत्तल बन चुकी, वफादार क़यादत सारी की सारी जेलों में है, सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम खामोश करवा दिए गए, अदलो इंसाफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। वो घुड़सवार, वो बेशरम याया अफरीदी, पोलो का खिलाड़ी, वो जेल इसराहात पे कॉन्फ्रेंस कर रहा था और बड़े बेशरम थे वो लोग जिन्होंने वहां शिरकत की, जहां नवाज शरीफ की कुड़ी ने टरे मारे कि शीशे के साथ गुड़ खाया, कांपना शुरू कर दिया और जो है ना वो शुगर की वजह से। ये खातून जब भी बोलती है टरे मारती है, उम्मे जमील है, ये हिंद है, ये उजड़, ये अनपढ़, ये गंवार औरत, ये कैप्टन सफदर के ही लायक थी जिसको ये मिली। लेकिन बाद में फिर आपको पता है ये याया अफरीदी उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से करा रहा था वहां पे। बहरहाल जी अदल इंसाफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। बैन अल-अक़वामी हमायत व दबाव बिल्कुल नहीं है। अमरीका, अरब ममालिक, यूरोपीय यूनियन को इमरान खान सूट ही नहीं करता है। अवाम को महंगाई, महंगी बिजली और दर्जनों किस्म की फोर्सेस बनाकर दबा लिया गया है। ग्राउंड पर तो छोड़ें, सोशल मीडिया तक ये अब इमरान खान का नाम कम कम नजर आता है। लगता यही है कि इमरान खान की कहानी अब खत्म हो चुकी है, इमरान खान की सियासत का दी एंड हो चुका है। ये सब दुरुस्त है तो फिर कुदरत कहां है? अल्लाह की प्लानिंग किधर चली गई? क्या अल्लाह ने अपनी जमीन इबलीस के हवाले कर दी? क्या अल्लाह का निजाम रुक चुका? क्या ये बदनाम जमाना, मुजरमों का गठजोड़ अब 25 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले करेगा? क्या इंसानी तारीख के ये शफ़ाक़ तरीन हुक्मरान मुकाफ़ात अमल का शिकार नहीं होंगे? क्या अल्लाह का जज़ा व सज़ा का वादा सच्चा नहीं है? क्या बुरे कामों का नतीजा बुरा नहीं है? क्या सैकड़ों मासूम पाकिस्तानियों के कातिल यूं ही इयाशियां करते फिरेंगे? क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा?
जवाब है हरगिज नहीं। कोई दिन ही जाता है, कुछ तो ऐसा होने वाला है कि सब कुछ पलटने वाला है। जेलों में कैदियों के हकूक वाली कॉन्फ्रेंस उन कैदियों के लिए थी कि जो बहुत जल्द कैद में आने वाले हैं। ये उनके लिए थी, उनके लिए जिन्होंने इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह बहुत जल्द फिर जेलों में जाना है। और इस दफा जेलें लगता है कि बहुत मुख्तलिफ होंगी। हम अगली खबर पे चलते हैं। रोजाना यहां पे प्रोपेगेंडा, सफारतकारी, स्याहकारी, उड़ान, SIFC, अब ये हो गया। पासपोर्ट में हमारे ऊपर हैं यमन, सोमालिया, शुमाली कोरिया, ये हमसे ऊपर हैं। सबसे कमजोर तरीन दुनिया पे चौथे नंबर पे पासपोर्ट, सबसे कमजोर तरीन। और बातें सुने, जनरल साहब की सुने, लेले को सुने, मुख्यमंत्री को सुने, और जबरदस्त किसी वक्त का एक दलदली जजीरा सिंगापुर नंबर 1, नंबर 2 अरब अमारात, कितनी मार पड़ी जंग में, क्या हालात हैं, तीसरे नंबर पे जापान और चौथे नंबर पे जनूबी कोरिया। ये एशिया में है सारे। ताकतवर तरीन पासपोर्ट हैं, ताकतवर तरीन। और ये जो रोजाना हमें खुशखबरियां सुनाते हैं, अब हमने ये कर दिया है, अब हमने वो कर दिया है। बदतरीन पासपोर्ट दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो कंसिडर हो रहा है। अब आपको वाकया सुनाता हूं। जनाब मसूद आबिद नकवी, इन्होंने बड़ा जो है वो मनाया होगा, सोग मनाया होगा। हुसैन की याद में इन्होंने टक्करें मारी होंगी, इन्होंने कपड़े फाड़े होंगे, इन्होंने बाल नोचे होंगे कि हाय हुसैन, क्या जुल्म किया तुम्हारे साथ यजीदों ने। और इस यजीद के अपने काम जरा चेक करें कि इसने क्या किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद नकवी का आज लाहौर हाई कोर्ट में आखिरी दिन है। नकवी साहब 12 साल जज रहे और इस दौरान उन्होंने हर 2 माह में एक जजमेंट दी, यानी टोटल 69 जजमेंट्स हैं। यानी इस कौम को इनकी एक जजमेंट कम अज कम 1 करोड़ में पड़ी। 12 साल में 69 जजमेंट। तरीका, माल, रीडर, खाया पिया, बड़ा मातम किया होगा, बड़ा। मैं अल्लाह माफ करे किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है ये सुन्नी हो। मैं तो नकवी नाम से कह रहा हूं कि अगर हुआ ना वही, तो बड़ा मातम किया होगा इसने। शिमरों और जदीदों को जो है ना बड़ी इसने लानतें डाली होंगी, यकीन करें। इसलिए तो मैंने उस दिन कहा लाइटर नोट में कि कभी कभी मुझे यजीद और शिमर से हमदर्दी होने लगती है। जो लोग उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, मुझसे नकवी उनको बुरा भला कह रहा है। कादर पटेल अपने जो है ना इस तरह बां 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 कर रहा था। कादर पटेल जिसने वो इमरान खान का मूत्र चखा था कि इसमें शराब है, मूत्र में, वेरी सॉरी टू से, इसमें कोकेन है, वो बां बां कर रहा था इतना बड़ा मुंह खोल के। ये नकवी साहब ने अभी बां बां की होगी, लाजमी की होगी। तो बहरहाल जी, एक जजमेंट 1 करोड़ में पड़ी। जज साहब अब रिटायर हो जाएंगे और इन्हें कमोबेश 20 लाख तादमे मर्ग पेंशन भी मिलेगी। दीगर सहूलियात में ड्राइवर, माहाना तकरीबन 150 लीटर पेट्रोल, जरब दे लें 150 को, 800 यूनिट बिजली, गैस की मुकर्रा मुफ्त मिकदार, पानी की मुफ्त फरामी, 800 मुफ्त लोकल टेलीफोन कॉल्स वगैरह भी शामिल हैं। और रिटायरमेंट के बाद किसी ट्रिब्यूनल में लग गए तो इन सब को डबल कर लें। अगर हुकूमती नजर में आ गए कि ये तो 2 नंबर आदमी है और हुकूमत 2 नंबरों की तलाश में है, 2 नंबरों की तलाश में हुकूमत की 2 नंबर आदमी है, उन्होंने फौरन लगाना है किसी ट्रिब्यूनल में, किसी कमीशन में। और ये सारा कुछ मैंने आपको बताया कि एहसन इकबाल की बहन के 2 महीने रह गए थे जो है ना वो रिटायरमेंट में, तो वहां से उठाकर एक और महकमे में 3 साल के लिए लगा दिया गया। 2 महीने रह गए थे रिटायरमेंट में। तो बहरहाल ये जो है वो जज साहब, ये किसी न किसी, कहीं पे आप फिक्र ना करें, इनकी नौकरी लग जाएगी और फिर इंशाल्लाह आगे जब चेलम आएगा तो उससे बहुत ज्यादा ये करेंगे, मातम शातम करेंगे, आप फिक्र ना करें। उसके बाद तनवीर इलियास साहब,
ये फूट फूट कर रोने लग गए जब शामिल हुए ये इस्तेहकाम पार्टी में। बहुत पैसा बंदे से क्या क्या कराता है बेचारे का। सेंटोरस भी है इधर जो है ना इस्लामाबाद में, पहले भी वहां आग का वाकया हुआ, आग लग गई, फिर बिजली कटी, फिर ये धाड़े मार मार के रो रहा था। ये मेरे ख्याल है अब इसकी चौथी पांचवी पार्टी है। पीपुल्स पार्टी छोड़ के इधर आ गया क्योंकि इशारे मिल गए हैं कि अब इस्तेकाम को इस्तेकाम देना है। गिलगित में मिल गया, अब कश्मीर में मिलना है। तो ये मुच्छों वाली सरकार झाड़ुओं की तरह मूछें इसकी, ये इधर आ गया। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? कश्मीरी कहां पे बैठे हैं? ये धाड़े मार मार के रो रहा है, हम मुसलमान हैं, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, हम मुसलमान हैं। यानी इस तरह ये बंदा रो रहा था जिस तरह के ये कैद आदम की मुस्लिम लीग में शामिल हो रहा हो। और शामिल किस तरह? कब्जा माफिया, वो लानती शक्ल वाला वो अलीम खान, उसकी पार्टी में शामिल हो रहा था। धाड़े मार मार के रो रहा था। जाहिर है सेंटोरस भी ज़हन में था कि उसका क्या बनेगा अगर मैं इधर उधर गया। अगर भाई लोगों की मुझे समझ नहीं आती, एक अरबपति शख्स हो, अरबपति, मेरा एक दोस्त है गांव में, मलांग आदमी है, कहता है मेरे पास पैसे होते ना पैसे। तो मैंने उसे एक दिन पूछा कि तुम क्या करते? मलांग आदमी है। हमारे उधर गांव में ना एक मशहूर चौक है बैंक चौक, वहां हबीब बैंक है, 3-4 रस्ते हैं, गांव के दुकानें हैं, सब्जी फ्रूट, ये बड़े रौनक वाली जगह है। उसको बैंक चौक हमारे गांव की मशहूर जगह है। तो वो कहता है मैंने एक दिन पूछा क्या करोगे पैसे आ गए? तो वो कहता है कि मैं लेता हाथ में बैंत समझते हैं, डंडा, बैंत लेके जो इधर जाता उसको 2 मारता, जो इधर जाता उसको 2 मारता, जो इधर जाता उसको 2 मारता। तो अब वो पूछते क्यों? तो मैं कहता ये वैसे मारा भाई। वो कहते इन लोगों के पास अरबों रुपए भी हैं, जर्नलों के मुलाजिम है। अब ये जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, इनके पास थोड़ा माल है, थोड़ा माल है शकील रहमान के पास, समा वाले अलीम खान के पास, एक्सप्रेस वाले को फिर भी इनके गुलाम है, नौकर हैं। अकड़ जाएं कि नहीं करते भाई। तू कौन है? कौन है तू? जाके अपना काम कर, तीरा में जा, बलोचिस्तान में जा, जहां पे घुसने भी कोई नहीं देता। कौन है तू? लेकिन वो फूट फूट के रो रहा है, इस्तेकाम में शामिल हो रहा है। एक मुछ हुत्ते, एक मुछ तल्ले, लेमवाना प्यास, और वो शामिल हो रहा है इस्तेकाम पार्टी में। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है? मस्जिदों में ऐलान हो रहे हैं कि इधर नून लीग और पीपल्स पार्टी आए ना तो अपनी जिम्मेदारी पे आए, और ये फूट फूट के रो रहा है। बहरहाल ये होता है, पैसे के साथ ये मसला होता है। उसके बाद राना सनाउल्लाह, ये विजू, अगर आपने देखा हो विजू चिड़िया घरों में जो किसी जमाने में कहते थे मुर्दे निकालता है, और ताजा कब्रों पे इसलिए कांटे भी रख दिए जाते थे, कंडे ढींगोर, ताकि वो खुदा न खास्ता कोई आए, मुझे याद है अच्छी तरह। तो बहरहाल उस और शक्ल इस बंदे नहीं, फैसलाबाद का गैंगस्टर है ये राना सनाउल्लाह। इस पे सवाल हुआ है कि जी फैसल वाडा कह रहा था कि राना सनाउल्लाह की जो कुर्सी है वो खतरे में है। तो बेशर्मी वाला हंस के बजाय वाडा को जवाब देता कि वाडा तुम्हारी वल्दियत क्या है सियासी, तेरी माँ, तेरा प्यो, तेरा दादा, तू कौन है, तुम्हारा आगा पेछा क्या है, तुम्हें वोट किसने दिए, बनी गाला में तुम 2-2 दिन क्यों बैठे होते थे, खान साहब के पास टाइम नहीं होता था, वहां पे क्यों खिदमतें करते थे, चाहे तुम जितने भी बड़े कारोबारी हो। उससे कहता है जी अगर मेरी कुर्सी खतरे में है तो फैसल वाडा साहब से गुजारिश है कि वो मेरी कुर्सी को बचाएं। ये टोटल इनकी औकात है। वाडा के सामने ये इस तरह चुप हैं। कौन है जो हैं? मुझे कोई वाडा के, मैं वाडा की मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सबको जो है ना वो यहां बैठ के सुनो। मुझे कोई, मैं कोई काना, ये तो कान है, और कान भी ठीक ठाक है। पंजाब में 2 बंदे शाम को हिसाब करते हैं कि तैं कितनी मारकुट की थी, और तैं 2 बंदे, एक वो दाई की बेटी मरियम औरंगजेब और एक साके का बेटा अली डार, दरमियान में मुख्यमंत्री बैठती है, इधर वो माल निकालता है, इधर वो माल निकालती है, फिर दोनों को गिनते हैं। फिर जिसका काम हो तो उसे डांट पड़ती है
कि तां आज घट दिहाड़ी लाई है, घट बताओ कम चुको। ये सरकारी लुटेरे हैं, सरकारी डाकू हैं ये। शायद मेतला कहते हैं कि पंजाब की एक वजीर है खातून, 500 सफों की 2 फाइलें मेरे पास हैं, शायद मेतला कह रहे हैं। ये भाई लोगों के बड़े करीब हैं शायद मेतला। मेरे पास हैं 2 फाइलें खातून की। उन फाइलों में क्या क्या होगा, खातून भी है। और ये शाम को बैठते हैं अली डार और ये दाई की बेटी कि तुमने कितनी दिहाड़ी लगाई, तुमने कितनी लगाई। ये वो लोग हैं। अब मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा, और कहानी मैं सुनाऊंगा आपको यामागुची की। यामागुची कौन था और इसे कौन सा मुनफरिद रिकॉर्ड हासिल था, और पाकिस्तानियों का यामागुची से क्या ताल्लुक बनता है, ये भी आपको बताना है। जी, तारीख में बहुत से लोग जंगों से बच निकले, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसने इंसानी तारीख की 2 सबसे खौफनाक तबाहियों का सामना किया और दोनों मर्तबा जिंदा बच गया। यानी जो पाकिस्तानी 78 साल से सरवाइव कर रहे हैं वो यामागुची को याद करें। उस शख्स का नाम था यामागुची। वो एक जापानी इंजीनियर था जो दूसरी जंग अजीम के दौरान एक कंपनी में मुलाजमत करता था। 1945 का साल था और उसे काम के सिलसिले में हिरोशिमा जाना पड़ा। उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी चंद लम्हों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। पहला धमाका 6 अगस्त 1945 की सुबह तकरीबन 8:15 पर यामागुची अपने दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक आसमान पर एक बिजली चमकी, फिर एक ऐसा धमाका हुआ जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा दिया था। शदीद गर्मी, खौफनाक झटका और तबाहकुन धमाके ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। यामागुची बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके जिस्म पर झुलसने के जख्म आए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो जिंदा बच गया। अगले ही दिन जख्मी हालत में वो किसी तरह अपने आबाई शहर नागासाकी पहुंच गया। अयूब तो बाद याया, याया तो बाद जिया, जिया तो बाद मुशर्रफ, मुशर्रफ तो बाद बाजवा, बाजवा तो बाद आसिम मीर। ये अब वो नागासाकी पहुंच गया है हिरोशिमा के बाद। जी, नागासाकी पहुंच गया। वो अपने खानदान से मिला और आराम करने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि वो जिंदगी की बदतरीन आजमाइश से गुजर चुका है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और हैरान कुन इम्तिहान लिख रखा था। 9 अगस्त 1945 को यामागुची अपने दफ्तर में अपने अफसरान को कुर्सी पर बैठकर हिरोशिमा की तबाही के किस्से सुना रहा था कि क्या हुआ जब बम गिरा। कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि एक ही बम पूरे शहर को कैसे तबाह कर सकता है। इसी दौरान आसमान पर फिर वही बिजली रोशन हुई। चंद लम्हों बाद एक जोरदार धमाका हुआ। अमेरिका ने इस बार नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा दिया था। यामागुची इस तबाही का भी शिकार हुआ, लेकिन एक बार फिर जिंदा बच गया। पाकिस्तानी आई ना, तीसरी दफा 3 दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बनना, बच गए। 2 दफा बेनजीर बनी, बच गए। 2 दफा जरदारी, दूसरी दफा सदर आजम, बच गए। आप देख लें जी, तारीख में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दोनों एटमी हमलों के ऐनी शाहिद भी हों और दोनों से जिंदा भी बच निकले हों। यामागुची उन चंद अफराद में शामिल था। बाद में उसने अपनी जिंदगी जंग के खिलाफ आवाज बुलंद करने और अमन का पैगाम देने के लिए वक्फ कर दी। वो हमेशा कहा करता था कि अगर इंसान तारीख से सबक ना सीखे तो तबाही खुद को दोहराती है। जी, यामागुची ने न सिर्फ 2 एटमी धमाके देखे बल्कि अपने खानदान के साथ एक नई जिंदगी भी शुरू की। वो 2010 तक जिंदा रहा और 93 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुआ।
اس کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ انسانی حوصلہ کبھی کبھی ناقابل یقین حالات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ہم نے امید کا دامن چھوڑا ہے؟ ہم بھی لگے ہوئے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، ہم بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہی سبق ہے، جنگ کسی کی فتح نہیں ہوتی، اس میں صرف انسانیت ہارتی ہے۔ اور یاما گوچی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امن کی قیمت ہمیشہ جنگ سے کم ہوتی ہے۔ اگر آپ یاما گوچی کی جگہ ہوتے تو کیا دوسری تباہی کے بعد بھی زندگی سے امید رکھتے؟ اپنے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ ہمارے پاس ایک دو خبریں اور ہیں، پھر ہم اپنے مین مدے پہ چلیں گے۔ کرسٹینا رونالڈو نے پلینٹی پہ گول کیا ہے کروشیا کے خلاف، اور کروشیا کو باہر کر دیا ہے ورلڈ کپ سے، اور بحث چل رہی ہے کہ کرسٹینا رونالڈو نے جو ہے وہ پلینٹی کک لینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ یعنی پتہ نہیں ہمیں کیوں مسلمان کرنے کا شوق ہے، حالانکہ وہ اچھا آدمی ہے، دل کا بھی بہت اچھا ہے۔ اگر حاجی صاحب بن گیا یا متقی بن گیا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف۔ بہرحال یہ ایک بحث چھڑ رہی ہے کیونکہ وہ سعودیہ میں قیام پذیر ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ النصر کلب سے کھیلتے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھا ہے۔ اگر پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے جی۔ پختونوں کا مسئلہ جو ہے وہ مذہب نہیں بلکہ جاہلانہ قبائلی نظام ہے، یہ کہنا ہے 1.5 ٹن کے فواد چودھری کا۔ فواد چودھری صاحب کو بتانا تھا کہ یہ جو ساکے کے نواسے نے کیا ہے، ایف آئی آر دیکھی ہوگی، یا وکیل ہیں، یہ بھی پختونوں نے کیا ہے۔ اور لعنتیوں، کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو؟ کبھی بلوچوں کے اور کبھی پٹھانوں کے، ان کا نظام چل رہا ہے، یا آفریدی کی عدالتوں سے اچھا چل رہا ہے، تم لوگوں کو بھانا چاہیے بس۔ بہرحال جی، اب ہمارا مین مدعا ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر کو دماغ کا فالج ہو جائے، اگر پاکستانیوں کا اتنا مقدر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو ایک بہت بڑے بندے کی جو ہے وہ میں نے آپ کو کہانی سنانی ہے کہ مین مدعا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کی اپنی سیکیورٹی یا آپ کا اپنا خوف کس طرح رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مثلا جنرل عاصم منیر کو اگر دماغ کا فالج ہوتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ 1 مارچ 1953 کو سوویت یونین کے آمر اور صدر جوزف اسٹالن اپنے ماسکو کے قریب واقع رہائش گاہ میں شدید دماغی فالج کا شکار ہو کر فرش پر گر پڑے۔ وہ گھنٹوں بے ہوش پڑے رہے، مگر ان کے محافظ خوف کی وجہ سے ان کے کمرے میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ برسوں سے ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ حکمران کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آخر کار انہیں دیکھا گیا تو وہ بولنے سے قاصر تھے اور جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فوری طور پر ڈاکٹروں کو بھی نہیں بلایا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسٹالن نے کچھ ہی عرصے پہلے اپنے ملک کے کئی ماہر ڈاکٹروں کو ایک مبینہ سازش کے الزام میں گرفتار کروا دیا تھا، جن میں ان کا ذاتی معالج بھی شامل تھا۔ اس تاخیر کے بعد 5 مارچ 1953 کو جوزف اسٹالن کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ تاریخ کے سب سے بڑے تضادات میں شمار ہوتا ہے۔ جس شخص نے خوف کو اپنی طاقت بنایا، آخر کار وہی خوف اس کی مدد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خوف سے چلنے والا نظام وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں وہ اپنے ہی لوگوں کو فیصلہ کرنے سے ڈرا دیتا ہے۔ اعتماد اور انصاف کے بغیر طاقت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ ہمارے حکمرانوں کو ماضی کے کسی بھی واقعے سے نصیحت نہیں ہے۔ آپ کی نظر میں اسٹالن کی موت کا اصل سبب کیا ہوا؟ صرف فالج یا پھر وہ خوف جو اس نے خود اپنے ارد گرد
پیدا کیا تھا۔ لازمی جواب دینا ہے کہ فالج وجہ بنا یا خوف وجہ بنا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔